नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, पश्चिम यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो सियासी रणभूमि जहां जाट, किसान, मुसलमान और दलित का गठजोड़ हार जीत तय करता आया है, जहां बीजेपी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने अपनी अपनी बिसात बिछा रखी है। लेकिन अब इस अखाड़े में एक नए खिलाड़ी की एंट्री हो चुकी है। नाम है अनुप्रिया पटेल। दरअसल 4 नवंबर 2025 को अपना दल सोनेवाल के 30 साल पूरे हुए। जश्न मनाने के लिए पार्टी ने लखनऊ, मिर्जापुर या बनारस को नहीं बल्कि बरेली के अर्बन हॉट को चुना। मंच से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल ने कहा कि बरेली में उमड़ी भीड़ पार्टी के लिए ऑक्सीजन का काम करेगी। वहीं अनुप्रिया पटेल का भी कहना था कि अब अपना दल वोट कटवा पार्टी नहीं बल्कि आप लोगों को इस पार्टी को एक नंबर पार्टी बनाना होगा। यानी मंच से संदेश साफ था कि अपना दल, जो अब तक मुख्य रूप से पूर्वांचल और मध्य यूपी की पार्टी मानी जाती थी, वो अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सांस लेना चाहती है। और इसके लिए बरेली से बेहतर जगह और क्या हो सकती थी, क्योंकि बरेली वो इलाका है जहां कुर्मी मतदाता, जिन्हें गंगवार समुदाय के नाम से भी जाना जाता है, निर्णायक भूमिका में है। ये वही कुर्मी मतदाता है दोस्तों, जिनके दम पर बीजेपी ने लगभग 36 सालों से बरेली लोकसभा सीट को अपना अजयगढ़ बना रखा है। संतोष गंगवार यहां से 8 बार सांसद रह चुके हैं। मतलब ये वोट बैंक पारंपरिक रूप से बीजेपी का कोर वोटर रहा है। अब इसी कोर वोटर पर उनकी सहयोगी यानी कि अनुप्रिया पटेल की सीधी सीधी दावेदारी है, या यूं कहें कि वो दावेदारी ठोक रही हैं। वो बीजेपी को यह संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि इस वोट बैंक का ठेका अब सिर्फ आपका नहीं है, इसकी असली वारिस और नेता मैं हूं। क्योंकि अनुप्रिया पटेल प्रदेश में ओबीसी की दूसरी सबसे बड़ी आबादी, कुर्मी समाज की सबसे बड़ी और इकलौती फैन यूपी नेता बन चुकी हैं। अनुप्रिया ने सिर्फ अपनी जाति कुर्मी को नहीं साधा, उन्होंने अपनी पार्टी को कमेरा समाज का नाम दिया। कमेरा यानी मेहनतकश वर्ग। इसमें कुर्मी, सैनी, मौर्य, कुशवाहा, राजभर, निषाद यानी तमाम गैर यादव ओबीसी जातियों को जोड़ने का मास्टर प्लान है। वो जानती हैं कि सिर्फ कुर्मी वोट से वो नंबर 1 पार्टी नहीं बन सकती। इसलिए बरेली के मंच से उन्होंने हर पिछड़े, शोषित, वंचित की उम्मीद का दिया जलाने की बात कही। उन्होंने पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय की स्थापना की लड़ाई को अपना अगला लक्ष्य बताया। अनुप्रिया पटेल वही कर रही हैं जो भाजपा के दूसरे साथी यानी कि ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद कर रहे हैं। खुद को सिर्फ एक जाति का नेता नहीं बल्कि समस्त पिछड़ों के नेता के तौर पर स्थापित करो। और इसी कदम पर चलते हुए अब अनुप्रिया पटेल पश्चिम के किले की तरफ नजरें गड़ाए बैठी हैं। तो आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, पश्चिमी यूपी में अभी किसका दबदबा है और अनुप्रिया के दावेदारी ठोकने के बाद किसके सियासी समीकरण बदल सकते हैं। सबसे पहली टेंशन तो बीजेपी को ही है। भले ही दोनों सहयोगी दल हैं, लेकिन सियासत सीट शेयरिंग का खेल भी है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी की ताकत का बड़ा आधार गैर जाटव, दलित और गैर यादव ओबीसी रहे हैं। 2023 में रामपुर के स्वार विधानसभा उपचुनाव को याद कीजिए। ये सीट मुस्लिम बहुल है, आजम खान का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन बीजेपी ने यह सीट अपने सहयोगी अपना दल सोनेलाल को दी और अपना दल के शरीफ अहमद अंसारी ने वहां से जीत हासिल कर ली। ये एक टेस्ट था, लेकिन अब अनुप्रिया पटेल इसी सफलता को पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भुनाना चाहती हैं, जिसके लिए वो बीजेपी से कह सकती है कि रोहिलखंड और पश्चिम की दर्जनों सीटें जहां कुर्मी, सैनी, मौर्य वोटर निर्णायक है, वहां उनका हक बनता है। वो अब 2-4 सीटों पर मानने वाली नहीं है। बीजेपी के लिए साथी को साधना पहले से ज्यादा महंगा और मुश्किल होने वाला है। बरेली की रैली बीजेपी के सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर दबाव बनाने की पहली सीढ़ी हो सकती है। वहीं बात करें विपक्ष की, तो दूसरी ओर सीधी चोट लगेगी समाजवादी पार्टी को। पश्चिम यूपी में सपा का आधार यादव और मुस्लिम है। इस गठबंधन को जीतने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के वोटों की सख्त जरूरत है, जिसके लिए अखिलेश यादव पीडीए का नारा तो दे रहे हैं, लेकिन अनुप्रिया पटेल उसी पी यानी पिछड़ा वर्ग के सबसे बड़े नॉन यादव हिस्से कुर्मी समाज पर अपना झंडा गाड़ रही हैं। अगर अनुप्रिया पटेल पश्चिम में 5% वोट भी कमेरा समाज के नाम पर तोड़ने में कामयाब हो गई, तो अखिलेश के लिए मुस्लिम यादव का गणित कई सीटों पर फेल हो सकता है। अनुप्रिया पटेल की नजर अब सिर्फ 2026 के पंचायत चुनाव पर नहीं, उनकी नजर है मिशन 2027 यानी कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर। क्योंकि अनुप्रिया पटेल भी जानती हैं कि 2012 में 2 विधायकों से शुरू हुआ सफर 2025 में 13 विधायक तक पहुंच गया। 2027 या 2032 में तो किंग मेकर से किंग या किंग क्वीन की भूमिका में क्यों नहीं आ सकती। बीजेपी के साथ रहकर उन्होंने
बीजेपी से ही संगठन विस्तार का हुनर सीखा है। उन्हें पता है कि अगर बीजेपी भविष्य में कभी यूपी में कमजोर पड़ती है या उसे एक मजबूत सहारे की जरूरत पड़ती है तो वो सहारा मायावती या अखिलेश नहीं बल्कि अनुप्रिया पटेल ही होंगी। अनुप्रिया पटेल यूपी की राजनीति में अपना वजूद इतना बड़ा कर लेना चाहती हैं कि दिल्ली हो या लखनऊ कोई भी उन्हें इग्नोर ना कर सके। तो अगर सभी समीकरण और आंकड़ों को मिलाकर देखें तो बरेली में अपना दल की स्थापना दिवस सिर्फ एक इवेंट नहीं था, ये पूर्व से पश्चिम तक पिछड़ों को एक झंडे के नीचे लाने का ब्लूप्रिंट था। अब देखना यह होगा कि अनुप्रिया पटेल के पश्चिमी यूपी के में दावेदारी ठोकने से विपक्ष, खासकर वो पार्टियां जो अनुप्रिया पटेल की तरह ही अपना विस्तार पश्चिम में कर रही हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा। फिलहाल पूरे उत्तर प्रदेश में गहमा-गहमी है कि कहीं सवर्णों पर फोकस हो रहा है, कोई मुस्लिम को साध रहा है, तो कोई पिछड़ों को, तो कोई अति पिछड़ों को। लेकिन अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है कि 27 के चुनाव में किस समाज के आगे पीछे सभी पार्टियां घूमेंगी। साथ ही भाजपा के साथी जिस तरह से अपना कद बढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से 27 का टिकट बंटवारा भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। बीजेपी को भी अब छोटी पार्टियों को बड़ा हिस्सा देने के लिए तैयार रहना होगा और समाजवादी पार्टी को भी अपने पीडीए को बिखरने से बचाने के लिए नई काट ढूंढनी होगी। क्योंकि भले ही उत्तर प्रदेश में योगी और अखिलेश बड़े चेहरे हों, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना छोटी पार्टियां और स्थानीय दलों के हाथ में है, जिनकी महत्वाकांक्षा भी अब बढ़ रही है या यूं कहें कि हिलोरे मार रही है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि अनुप्रिया पटेल क्या पश्चिम में सफल हो पाएंगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।